अपने काम से काम रखो। आत्या छोड़िए मुझे। आत्या? माना कि आप इसकी आत्या हैं, लेकिन कुछ तो सोचिए, ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं इसे? उम्र में छोटी नहीं है ये, लोग देख रहे हैं। देना। नहीं साई, कुछ भी नहीं है। साई साई लेकिन अब आएगा मजा, देखती हूँ छिलके कैसे खाता है। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। साई, इसे मत खाइए, वो तो। क्यों? इसमें क्या बुराई है? लो, तुम भी खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट है। खाओ। हाँ साई, आप सच कह रहे हैं। ऐसा मेवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। साई, मुझे भी दो ना। ले, तू भी खा, खाओ। हाँ साई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाओ। ये क्या नाटक चल रहा है इनका? कैसे ये सब इतने चाव के साथ स्वाद ले लेकर छींकों को खा सकते हैं? कहीं कोई खास तरह का मेवा तो नहीं है जिनके छिलके भी खाए जा सकते हो? केशव, किस काम की तुम्हारी विलायत की पढ़ाई? एक बूढ़ी औरत तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरा सारा मेवा ले जाएंगी और जाते जाते मुझे डांट कर भी जाएंगी। हाँ हाँ, लेकिन वो शिरडी में किसके घर आई होंगी? क्या पता। बाप रे बाप, वो अजीब ही थी। जब तक उनको मेरी मदद की जरूरत थी, वो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी। बीमार और बेबस बनी हुई थी। उम्र हो गई है ना, इससे थोड़ी कमजोरी लग रही है। जी है ना, ये लीजिए। बेटा, वैद्य जी ने मुझे कहा है
कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या है, तुरंत ताकत देता है ना। और जैसे ही हम शिरडी में आए उनके तो तेवर ही बदल गए। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। लगते हो शरीफ, लेकिन हो तो अजनबी ना। भगवान बचाए उन्हें जिनके घर वो गई होंगी। सच में केशव, तुम्हारी गाड़ी में बैठ के तुम्हारा मेवा लेकर तुम्हें ही सुना के चली गई, बहुत बुरी बात है। हाँ। रुको, मुझे दो। मेरा दांत टूट गया। क्या है ये? ये तो छिलका है, इसमें मेवा कहाँ है? साई, हमने छिलका खाया तो ऐसा लगा जैसे हम मेवा खा रहे हैं। तो फिर आत्या क्यों चिल्ला रही है? वो क्यों कह रही है जैसे वो छिलका खा रही है? अगर मन में विश्वास है तो पर्वत को भी उसकी जगह से हिलाया जा सकता है। और ये तो फिर छिलके खाने की बात है। जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है हमारी मंशा, हमारे इरादे। अगर हमारी मंशा ठीक है, हमारे इरादे ठीक हैं, तो सब कुछ सही होता है। पर अगर हमारे इरादे ठीक नहीं हैं, तो सही चीज भी गलत होने लगती है। जानती हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नाटक है, नाटक तुम लोगों का। छिलका तो छिलका ही होता है, मेवा नहीं बन सकता है। लेकिन अंधे हैं अंधे ये सब के सब, इसलिए तुम्हारे कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मैंने साफ साफ महसूस किया है, छिलके को मेवा समझने वाले मूर्ख ही ना किसी भिखारी को संत महात्मा समझते हैं। ऐसे देख रहे हैं ये लोग तुम्हें जैसे तुम भगवान हो, जैसे इनकी हर तकलीफ तुम ही दूर करने वाले हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। बस बस, बहुत हो गया। इनको सुनना है तो सुने तुम्हारा प्रवचन, बाकी मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। चल जिप्री। नहीं आत्या, अगर आई को पता चला कि मैंने आपको पलटकर जवाब दिया है तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साई का कोई भी अपमान करे, आप भी नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं नहीं जा रही हूँ आपके साथ, मुझे थोड़ी देर और साई के साथ रहना है। साई, बुरा मत मानना। आत्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लक्ष्मी, तू माफी क्यों मांग रही है? बात बस इतनी है कि तेरी आत्या का बचपना अभी गया नहीं है। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
आज तक कभी मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है। और वो भी कल की वो इतनी सी लड़की ने, हाँ, कितना कुछ सुना दिया मुझे। अक्का, मैं बात करूंगी उससे। सुमित्रा के कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। ऐसे मेरा काम नहीं होगा। बिना रोए बच्चे को दूध मिला है आज तक? सारी गलती मेरी ही है। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। जब तुम लोग ही मुझे अपना नहीं समझते हो तो मेरा अपना समझने से क्या होगा? नहीं नहीं अक्का, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्ची है अक्का, मैं समझाऊंगी। आप अपना दिल छोटा मत। अरे क्या समझाएगी, क्या कहेगी उसे? आप इतना सुना दिया मुझे, इतना। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं आज ही, इसी वक्त, बस जा रही हूं। अक्का मैं समझाऊंगी। अक्का सुनिए, अक्का। मैं जाती हूँ। अक्का भगवान के लिए ऐसा मत करो। अक्का मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी जिब्री। अरे समझाने का वक्त गया। तेरे लाड़ प्यार की वजह से तेरी बेटी तेरे हाथ से निकल रही है और तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुझे कुछ करना ही है ना तो उसका बाहर ये घूमना फिरना बंद कर। सच तो ये है कि वो लड़की जात है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और ऊपर से बदनामी होगी वो अलग से। अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तू तो उसकी आई है ना। भगवान न करे लेकिन कल को कुछ हो तो कौन करेगा उससे शादी? नहीं नहीं अक्का, मेरी जिब्री बहुत समझदार लड़की है। ओहो हो। तेरी आंखों पर तो मुंह की पट्टी बंधी हुई है। हो सकता है कि तेरी जिप्री बहुत समझदार है, लेकिन दुनिया का क्या? जाने दे, मैं किससे समझा रही हूँ। अब जो करना है वो मुझे ही करना होगा। मैं उसे ठीक करती हूँ। वैसे है कहाँ वो? अब तक घर वापस नहीं लौटी। अच्छा, उसे बहुत घूमने फिरने का शौक है ना। मैं ही उसे ठीक करती हूँ। तू देख अभी मैं जाती हूँ। नहीं अक्का मेरी बात तो सुनिए। अक्का मेरी बात सुनिए ना। अक्का सुनिए तो मैं क्या बोल रही हूँ। अक्का मेरी बात तो सुन। हे भगवान, पता नहीं अक्का क्या करने जा रही है। साई के बारे में वो ऐसा कैसे कह सकती है? जब से आई है तब किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ बोलती रहती है वो। और साई ने भी मुझे घर जल्दी जाने को कह दिया ताकि आत्या को बुरा ना लगे, उन्हें और गुस्सा ना है। अब तू बता चंपा, आत्या को गुस्सा है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं क्यों शांत करूं उन्हें? बड़े लोग तो बोलते ही रहते। अब मेरी आई को ही देख ले, वो क्या कम बोलती है तेरी आत्या से। चिपरी, केशव वापस आ गया। अरे केशव, तुम कब वापस आए? मुझे जैसे ही पता चला कि शिरडी की सुरक्षा का बेड़ा तुमने अपने कंधों पर ले लिया है तो मैं तुरंत वापस आ गया, क्योंकि अब रहने के लिहाज से शिरडी से ज्यादा सुरक्षित जगह तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है ना। केशव, तुम्हें तो जिप्री की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे उसका मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। रहने दे चंपा, क्या है ना, अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लड़के अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, जबकि ये लोग अभी भी हम पर आश्रित है। क्योंकि खाना बनाना तो इनसे होगा नहीं। बोलो, अब क्यों चुप हो गए? हाँ बोलो। जिप्री का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ। बोलो क्या हुआ? ए, बेशरम बेहया, क्या कर रही है? हाँ, और कौन है ये लड़के? कौन है? शर्म नहीं आती है? सबके साथ ठहाके मारकर हंस रही है। हाँ आत्या, ये मेरे बचपन के दोस्त है। माँ जी, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? शिरडी। ये जिप्री की आत्या है? आत्या, आप गुस्सा मत होइए।
मुझे तो जानती है ना आप, मैं आपको गाड़ी में बिठाकर शिरडी में लेकर आया था। याद है ना आपको? हम सब जिपरी के दोस्त हैं और हम सब शरीफ लोग हैं। इस कलयुग में कौन शरीफ होता है? और कितने भी शरीफ हो तो तुम लोग लड़के ही ना। तू चल मेरे साथ, बहुत मनमानी कर रही है ना, बहुत अपनी जुबान लड़ा रही है। चल तुझे घर ले जाती हूँ और तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। चल आत्या, चल। आत्या क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। चल चल सीधी सी। ये तो वाकई में बड़ी अजीब है। आत्या छोड़िए मुझे। क्या नहीं कर रही हैं? छोड़ूंगी। चल मैं तुझे घर ले जाकर तेरा दिमाग ठीक करती हूँ। चल। बिन बाप की बेटी, अगर मुझे पता होता कि पहले तो इतनी बिगड़ जाने वाली है तो मैं आकर ना तुझे ठीक कर देती। खानदान का नाम खराब करेगी। अरे चल। क्या छोड़ रुकिए। भाई साहब का कौन है आप? और झिपरी को ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं? हाँ? अपने काम से काम रखो। चल। आत्या छोड़िए मुझे। आत्या? माना कि आप इसकी आत्या हैं, लेकिन कुछ तो सोचिए, ऐसे क्यों लेकर जा रही हैं इसे? उम्र में छोटी नहीं है ये, लोग देख रहे हैं। देखो ये मेरे घर का मामला है और दूसरों के घर के मामले में दखल देना तुम्हें शोभा नहीं देता है। और देख रहे हैं तो क्या करूं मैं? हाँ देख रहे हैं तो देखो, बताओ मैं कुछ गलत कर रही हूं? अरे लड़कियों के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं लोग। कोई अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ करवाएगा जो लड़कों के साथ घूमती फिरती हो, ठहाके मार मार कर हंसती हो? बताओ। वैसे बात तो सही कह रही है जिपरी की आत्या। औरत की इज्जत तो औरत के हाथ में ही होती है। देखा? अरे कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। इस कलयुग में ये समझाना बहुत मुश्किल है कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, है ना? मर्यादा का ध्यान रखना जानती है हमारी लक्ष्मी। आप सबकी निगाहों के सामने ये बड़ी हुई है। आप सब इसके बर्ताव से वाकिफ हैं। गांव में कोई घर ऐसा नहीं है सुख दुख में जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो। जब ये इतनी छोटी सी थी तब से अपनी मां की मदद कर रही है, उपले बेच बेच कर घर चलाने में। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी इसने अपनी गरीबी को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। ऐसी बच्ची के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं आप? कलयुग, घोर कलयुग। अरे ऐसे में लड़की के साथ कुछ हो गया तो कौन बचाएगा उसे? तो आप सबको ये समझने की जरूरत है कि ये बचपन के दोस्त हैं। जीवन के हर सुख दुख में इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर।
जैसे हम बड़े रहते हैं। तो फिर इन्हें युवा होने की सजा क्यों दे रहे हैं हम? क्यों इन पर विश्वास नहीं करते हम? क्या आप सब नहीं जानते कि ये बच्चे कितने होनहार हैं? दोस्तों की ये टोली जब भी इकट्ठी हुई है तो इन्होंने गांव की भलाई के बारे में सोचा है, गांव की भलाई के लिए काम किया है। आप कैसे भूल सकते हैं जब गांव में पानी की समस्या थी, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो इन लोगों ने ही सुनिश्चित किया, लोगों को कतार में, लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से खड़ा करके कि हर प्यासे को पानी मिल सके। आप कैसे भूल सकते हैं गांव का किसान जब मुसीबत में था, परेशानी में था, तो इन्हीं दोस्तों ने जागरण का आयोजन करके पैसे इकट्ठा किए और मदद की किसान की, आप सब की। गांव में कोई शादी ब्याह हो, कोई जन्म मरण हो या कोई परेशानी, दोस्तों की इस टोली ने हमेशा लोगों की मदद की है। कैसे भूल सकते हैं आप? जब मदद लेते समय आपने इनकी दोस्ती पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं उठाया, तो आज इनकी दोस्ती पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं आप? कैसे कोई सवाल खड़ा कर सकते हैं? बताइए। अगर हमारे मन में कोई मैल नहीं तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? और मैं जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, तात्या, केशव, वाली और भीमा मेरे दोस्त है और हमेशा रहेंगे। आप लोगों को जो सोचना है वो सोचो। आप लोगों की सोच के कारण मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करूंगी। और आत्या, अगर मुझसे शादी कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरे दोस्त लड़के हैं, तो उसके ना करने से पहले मैं उसे ना कह दूंगी। इस क्रांतिकारी लड़की को सीधा करना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ जोर जबरदस्ती करने से काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। इससे अच्छा तो बचपन ही था, ना बंदिशें थी, ना समाज की चिंता। अब तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और कितनी भी कोशिश कर लूं, लोग फिर भी कारण ढूंढ ही लेते हैं बातें बनाने के लिए। आए चल बेटा, हाथ धो ले और खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाव पर गई है। वो भी ऐसा ही था
अगर किसी ने कुछ कह दिया या उसके मन का ना हुआ, वो भी तेरे जैसे ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाता था। खाना पीना बंद। अगर अपने नहीं डांटेंगे तो क्या पराया आकर समझाएंगे? और फिर मैं तो तेरी आत्या हूं ना। देख, परिवार में तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, और बड़ों की बातों का बच्चों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। देख बेटा, तुझसे बड़ी हूं ना, इसलिए हक से कह रही हूं, गुस्सा थूक दे और खाना खा ले। बेकार की बातों पर भूखे मरने का शौक नहीं है मुझे। मैंने कहा ना, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। जिप्री, जिद नहीं करते बेटा। तेरी आत्या घर में सबसे बड़ी है, उनकी बात मान ले। चल खाना खा ले। आई, तुम भी शुरू हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम जाके खा लो। ठीक है, मत खा बस, और तेरी आई को भी भूखा रख। क्या? आई, तुमने कुछ भी नहीं खाया? जब बच्चा भूखा हो तो माँ के गले से निवाला कैसे उतर सकता है? चलिए मेरी बराबरी करने। अरे उम्र देखिए अपनी, मेरी तो उम्र है। भूखी रहकर नखरे दिखाकर मैं अपनी बात मनवा सकती हूँ, लेकिन इनकी उम्र है भूखे रहने की। आओ बैठो। मुंह खोलो। पहले तू खा। आई, तुझे पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। चल पगली, तकलीफ कैसी? ऐसे करोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। वक्त आ गया है उंगली को टेढ़ी करने का। पवन भाई, मजदूरी से मिले पैसों से हमने ये फलों का ठेला तो शुरू कर दिया, लेकिन कल सारा दिन मंडी में रहे, किसी ने कुछ नहीं खरीदा। हमें कुछ दूसरा उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं अब्दुल? और कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। चलो। अगर हम अपना ठेला इस चौराहे पर लगाएं तो कैसा रहेगा? क्योंकि यहीं से लोग मंडी जाते हैं जिन्हें फल खरीदने होते हैं। वो हमें फल बेचते देखेंगे तो यहीं से फल खरीद लेंगे। सुझाव तो अच्छा है अब्दुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंडी जाने वाले लोगों की नजरें इधर पड़ेंगी, क्योंकि ये चौराहा है अब्दुल। यहाँ से लोग गुजरते जरूर हैं, लेकिन ना तो यहाँ कोई गाड़ी रुकती है और ना ही लोग। और मंडी से लोग खरीदारी करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें चार जगह से मोल तोल करने का फायदा मिल जाता है। इतना घूमी हूं हाट में, पर एक लड़का नहीं मिला काम करने के लिए। दीजिए सेठ जी, मेरा मेहनताना दीजिए। ये क्या सेठ, इतने कम? देखो सेठ, मैंने कल भी और आज भी पूरा दिन काम किया है। काम किया है, काम बिगाड़ा है।
कल तुमने एक बोरी को पटक कर फाड़ दिया, पूरा 2 सेर बाजरा खराब हुआ है मेरा, उसका हर्जाना कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। देखो सेठ, बाप को बीच में मत लाना, जो बोलना है मुझे बोलो। याद रखना, भगवान सब देखता है। भगवान सब देखता है, चल भाग यहाँ से। किधर मर गया था तू? लेके चल इसको। ए लड़के सुन। जी कहिए। पढ़ना लिखना आता है क्या तुझे? हाँ जानता हूँ। तो मेरा एक काम करेगा? करूँगा ना। पैसे कितने मिलेंगे? अरे हाँ हाँ दूंगी, अच्छे पैसे दूंगी। पहले काम तो सुन। ये कैसा काम है? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। अरे सुन, वो साहूकार की गालियां खाता है, मार खाता है, और मेरे जैसे लोग इतना छोटा सा काम कहते हैं तो मना करता है। सुन, मैं ना तुझे बाली दूंगी, बाली, ऐसी महंगी वाली। सच? सच नहीं तो क्या? कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। एक बूढ़ी की बात पर विश्वास नहीं करता है। बताइए क्या लिखना है? तुझे ना इतना ही लिखना है कि राम जी भला करे। चल एक काम करते हैं, यहाँ ना बहुत भीड़ है, हम कहीं और जाकर बैठते हैं। चल चल। लेकिन पवन भाई, कल तो हम सारा दिन मंडी में ही थे ना, कुछ बिका नहीं ना? और पवन भाई, मंडी में ग्राहकों की दुकानें बंद ही होती हैं, सब अपनी पुरानी दुकानों से ही सामान खरीदते हैं। कुछ भी एक दिन में नहीं होता अब्दुल, दुकानदारी भी धीरे धीरे जमती है। बस सामान और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों से दुआ सलाम करते रहो, धीरे धीरे हमारी पहचान भी बढ़ जाएगी, फिर हमारे सामान की भी बिक्री होगी। लेकिन यहाँ रहेंगे ना तो इक्का दुक्का ग्राहक मिलेंगे, मंडी जितने ग्राहक नहीं मिलेंगे। पवन भाई, एक बार आजमा कर तो देखते हैं ना, अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो दोबारा मंडी में ही चले जाएंगे। अब्दुल, तुमसे बड़ा हूँ मैं, और तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मेरा, और तुमसे ज्यादा समय से शिरडी में भी हूँ। मेरी बात मानो, मंडी ही चलते हैं, चल। लेकिन मेरे सुझाव में क्या खराबी है? एक बार आजमा कर तो देखते हैं। आज हम ठेला यहीं लगाएंगे। ऐसे कैसे लगाएंगे? मैंने कहा ना, ठेला मंडी में ही लगेगा अब्दुल। नहीं, ठेला यहीं लगेगा। माफ करना पवन भाई। माफी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे अब्दुल? तुम तो बदतमीजी पर उतर आए। बड़ों का लिहाज तो दूर, तुम हाथापाई कर रहे हो मुझसे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था पवन भाई। तुम पहलवान हो गए अपने घर के, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ अब्दुल मियां। आप तो जानबूझ के धक्का दे रहे हैं। हाँ दे रहा हूँ, तो तू क्या समझता है धक्का देना सिर्फ तुझे आता है? रुको। आपस में लड़ना शोभा देता है आप लोगों को। बड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि अब जो पवन भाई कहे वही सही है। साईं, पहले इसने धक्का दिया मुझे। बड़ों की बात नहीं माननी है तो ना माने, लेकिन इज्जत तो दे कम से कम। मैंने इज्जत से ही कहा था साईं कि ठेला चौराहे पर लगा देते हैं। और मैंने बात नहीं मानी
तो बहसबाजी हाथापाई पर उतर आए, ये होता है इज्जत देना? और आपने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। धक्का तुमने मुझे पहले दिया अब्दुल, झूठ मत बोलो तुम। आप झूठ बोल रहे हैं। शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों मेरे साथ आइए। कहाँ रह गया गधा? सुनिए, जी कहिए। शांता आका है क्या? हाँ है ना, आत्या आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, तू बुला ना उसे, अंदर बुला। आइए। प्रणाम आत्या। जीता रहे बेटा। मैं मृदुल, मुझे प्रहलाद दादा ने भेजा है। बैठ। प्रहलाद दादा के साथ काम करता हूँ। किसी काम के सिलसिले से शिरडी आया था, तो उन्होंने ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा था। प्रहलाद दादा बता रहे थे, जैसे ही आप शिरडी के लिए निकले वैसे ये चिट्ठी आ गई। धन्यवाद बेटा। घर में सब ठीक है? हाँ जी। चलो अच्छा है। जिप्री, पानी तो पिला, क्या खड़ी है? हाँ। पानी पी ले। मारुति के मंदिर के पीछे मिलना, दोपहर को आऊंगी तुमको मिलने। ये लीजिए। आप बहुत दूर से आए हैं, आप खाना खा के ही जाइएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम निपटा कर जाना है। चलता हूँ। प्रणाम आका। धन्यवाद। जीता रहे। अक्का, किसकी चिट्ठी है? सुमित्रा, मुझे कहाँ पढ़ने लिखने आता है? अगर आता होता तो तुझे बता देती ना। ए जिप्री, तुझे तो पढ़ना लिखना आता है ना, पढ़ के सुना ना किसकी चिट्ठी है। हाँ आत्या। जल्दी से बता ना किसकी चिट्ठी है। किसी ढूंढी ने भेजी है। अरे ढूंढी, तेरे फूफा जी का ना रिश्तेदार है वो। पढ़ना, क्या लिखता है वो। प्रिय शांता काकी, चरण स्पर्श। हम सब यहाँ ठीक से हैं और आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते। यह चिट्ठी लिखने का एक खास कारण है। आई के देहांत के बाद घर खाली खाली लगता है। हम सब तो काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बाबा को दिन भर घर में अकेले रखना पड़ता है। एक तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, दूसरा उनसे बात करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। कम से कम बाबा से बात करने के लिए घर में कोई तो होगी, पर इसके लिए आपकी मदद चाहिए। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी घर संभालने वाली लड़की है तो जल्दी से खबर कीजिएगा। आप तो जानती है कि भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई सुशील लड़की है तो बाबा उसके परिवार का भी ख्याल रखेंगे। बस आप कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले तो बाबा भी झट से हाँ कह देंगे। आपकी पसंद अच्छी ही होगी ना? हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। सादर नमस्कार, आपका ढूंढी। अक्का, ये लोग कौन है? अरे बहुत बड़े लोग हैं। बैठ बैठ, बताती हूँ मैं तुझे। अरे इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, जो भी लड़की उनके घर शादी करके जाएगी ना, वो राज करेगी, राज। सच में सोने में तोलेंगे वो अपनी बहू को। ऐसे लोग हैं। देखा सुमित्रा, कितना विश्वास है उन लोगों को मुझ पर। लिखा है जो लड़की मुझे पसंद होगी उसी के साथ शादी करेंगे। कभी कभी ना ऐसा विश्वास मेरे लिए जिम्मेदारी बन जाता है। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं ऐसी लड़की जो उनके घर के लिए बिल्कुल सही हो। लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो घर गृहस्थी संभाले, मिलनसार हो, लालची ना हो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करे, है ना? कहाँ मिलती है आजकल ऐसी लड़की?
कोई तो होगी ना जो उस घर के लिए बिल्कुल सही होगी, है ना? जिप्री, लो बोलो। मैं तो बाहर ढूंढने निकली थी, हमारे घर में ही है। आत्या, क्यों? मैंने क्या गलत कहा? ऐसा लड़का तू दिया लेकर ढूंढने निकलेगी ना तो भी नहीं मिलेगा। किसने कहा आपसे मुझे शादी करनी है? अरे ये क्या बात हुई? कहीं नहीं जाऊंगी मैं आई को छोड़कर। मेरे सिवा आई का है ही कौन? मैं चली गई वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। देख जिप्री, तू जब भी जिसके भी साथ शादी करके जाएगी ना, तब सुमित्रा को तो यहाँ अकेला रहना ही पड़ेगा। एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, यही तो दुनिया का रिवाज है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना है आत्या। मैं साई और शिरडी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस। हाँ, मैं आपकी समस्या जानता हूं, समझता हूं उसे, लेकिन अगर समस्या है तो इसका कोई निदान, कोई समाधान भी होगा। आपकी इस समस्या का समाधान एक पहेली में छुपा है, और उस पहेली को आप दोनों को ही हल करना होगा। पहेली? मैं समझा नहीं साईं। एक बार की बात है, एक जंगल के रास्ते से 5 दोस्त कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि हमें संभवतः ये बाईं ओर वाला रास्ता पकड़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलकर हम सुरक्षित जंगल से बाहर जा सकते हैं। ऐसा कहके वो बाईं ओर के रास्ते से चला गया। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से हमें यह दाईं ओर का रास्ता पकड़ना चाहिए। इस रास्ते पर चलकर हम जंगल से बाहर सुरक्षित जा सकते हैं। और वो दाईं ओर के रास्ते से चला गया। इन दोनों के जाने के बाद तीसरे मित्र ने कहा कि ये दोनों मूर्ख हैं। हम लोग सही रास्ते पर जा रहे थे और हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कहके वो सीधे जिस राह पर वो लोग आ रहे थे उसी राह पर आगे चला गया। तब चौथे मित्र ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। मैं उसी रास्ते पर वापस चला जाऊंगा जिस रास्ते से हम आए थे, क्योंकि वही रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ऐसा कहके वो चौथा व्यक्ति जिस राह से वो 5 मित्र इस जंगल में आए थे उसी राह पर वापस चला गया। अब बचा 5वां मित्र। उसने अपने 4 मित्रों को जाते हुए देखा और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे न केवल सबसे छोटा बल्कि सबसे सही रास्ता मिला। क्या आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा क्या किया होगा? आप लोग विचार कीजिए, मैं अभी आता हूं। पवन भाई, आपको क्या लगता है कि क्या किया होगा उसने? वही तो मैं भी सोच रहा हूं। अगर हम दोनों मिलकर इस पर निष्कर्ष निकालें, कुछ सोचें, विचार करें, तो पहेली जो है जल्दी सुलझ जाएगी।
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। छोटा रास्ता भी और सही मार्ग भी कैसे ढूंढा होगा उसने? जब देखो तब साई 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 करती रहती है। देख सुमित्रा, वो बच्ची है लेकिन तू तो बड़ी है ना। अरे बेटी की माँ है, आज नहीं तो कल तुझे जिप्री की शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो कल क्यों? वैसे भी तेरे पास देने के लिए है क्या? हाँ, इस रिश्ते में तो तेरा अकेले रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिखा है ना उन लोगों ने, हाँ, ये सबको संभाल लेंगे। उस घर में शादी होगी ना तो तेरी बेटी राज करेगी और तुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम दोनों ने बहुत दुख उठाए हैं। सुख जब सामने से चलकर आया है तो मना मत कर। लेकिन अक्का, वो लोग इतने अमीर हैं, मेरी जिप्री को क्यों चुनेंगे? अरे मैं कहूंगी इसलिए, मुझ पर कितना विश्वास है ना। और तू ही बता, जिप्री से बेहतर कोई लड़की है उस घर के लिए? इसीलिए कहती हूँ सुमित्रा, एक बार तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बस। हाँ कह दे सुमित्रा, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए और अपनी योजना को तुझे या जिप्री को बर्बाद करने तो नहीं दे सकती। मैंने यहाँ आने से पहले योजना बना ली थी। बस तू हाँ कह और मेरा काम हो जाएगा। जिप्री, तुझे याद है जब तू छोटी सी थी तो मेरी साड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर घर घर खेलती थी और अपनी कल्पना से अपना पति भी ढूंढ लेती थी जिसे तू खाना परोसती थी? हाँ, याद है मुझे जरा जरा। तो अब क्या दिक्कत है? जिप्री, एक ना एक दिन हर लड़की को शादी करनी होती है। हाय, तुम भी शुरू हो गई। मैं तेरी आई हूँ, मुझे चिंता है तेरी। और अक्का जिस रिश्ते की बात कर रही है वो सच में बहुत अच्छा रिश्ता है जिप्री। आ गई ना आत्या की बातों में। वो जब से इस घर में आई है पूरा घर सर पर उठा रखा है उन्होंने। ना चैन से खुद रहती ना हमें रहने देती है। वो तेरी दुश्मन नहीं है जिप्री, और मैं कब तक तुझे घर में बैठा कर रखूंगी? एक ना एक दिन तो तेरी शादी करनी ही है ना, तो फिर इस रिश्ते में क्या बुराई है? जब मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तब अपने आप हो जाएगी। जिप्री, एक बार सोच कर तो देख। आई, अगर तुम्हें मुझे इस घर में रखने में इतनी परेशानी हो रही तो साफ साफ बोल दो ना, मैं बाहर रह लूंगी। जिप्री, अब गुस्सा होके कहाँ जा रही है? जिप्री सुन तो, मैंने पहला तीर तो बिल्कुल सही निशाने पर लगा। अब बारी है अगले वार की।
तो बताओ, पहेली हल हुई? समस्या का समाधान मिला? जी साईं। हम दोनों ने निष्कर्ष निकाल लिया है कि उस पांचवें व्यक्ति ने क्या किया होगा। तो बताओ, क्या सोचा होगा? जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसने चारों तरफ देखा होगा और उसे बाहर जाने का सबसे छोटा और सही रास्ता मिल गया होगा। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? पता नहीं साईं। आओ मैं बताता हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुरी परिस्थितियों में भी, संकट की घड़ी में भी धैर्य से, सबूरी से काम लेना चाहिए। जब हम समस्याओं से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम समस्या का, परिस्थिति का सही सही आकलन कर पाते हैं। अगर आप लोग एक दूसरे को गलत ठहराने के बजाय एक दूसरे की सोच का सम्मान करते, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते, तो आप समझ पाते कि आप लोग एक ही हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तब शायद आप सही नतीजे पर, समस्या के समाधान पर भी पहुंच चुके होते। आप सही कह रहे हैं साईं। हाँ साईं, केवल एक दिन के लिए अब्दुल के सुझाव को मान सकता था मैं। नहीं पवन भाई, गलती मेरी भी है। सच कहूं तो गलती हम दोनों से हुई है। हम भी उन चार लोगों की तरह गलत दिशाओं में ही चले गए। आपको क्या लगता है अब्दुल, वो चारों गलत थे? बेशक साईं, तभी तो आपने हमें ये कहानी सुनाई। नहीं, वो चारों गलत नहीं है, बल्कि यहां गलत आप दोनों हैं। ये ले जिप्री, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे क्या भूख नहीं है? तेरी वजह से तेरी आई ने भी नहीं खाया। चल खाना खा। ले सुमित्रा, तू भी खाना खा ले। चल। अरे क्या दोनों मुंह लटका कर बैठी हो? चलो खाना खाओ। तो उन पांचों मित्रों के साथ क्या हुआ, ये मैं बताता हूं। पहला व्यक्ति जिसने बाईं ओर का रास्ता लिया था, भले ही वो अपनी मंजिल तक जल्दी ना पहुंचा हो, भले ही उसे छोटा रास्ता ना मिला हो, लेकिन बाईं ओर जाकर वो एक नए शहर में पहुंचा। एक नए शहर को जाना उसने। दूसरा आदमी जिसने दाईं ओर की राह ली थी, चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। रात हो गई और उसे अकेले ही रात बितानी पड़ी जंगल में।
लेकिन उसने भी कुछ खोया नहीं। उसने भी तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया। जंगल में अकेले अपने बलबूते अपनी हिम्मत पर रात बिताने का तजुर्बा, अपने दम पर जीना सीखा उसने। और तीसरा व्यक्ति जो जंगल में सीधा आ गया था, चलते चलते वो कुछ ऐसे लोगों से जा मिला जो उन्हीं की तरह जंगल में खो गए थे, भटक गए थे। उसने नए लोगों के साथ कैसे जीना है, कैसे उनके साथ मिलकर काम करना है, ये अनुभव, ये तजुर्बा हासिल किया। चौथा व्यक्ति जो पीछे के आए हुए रास्ते पर ही वापस लौट गया था, उसे रास्ते में एक घर मिला। घर के लोगों ने उससे रुकने के लिए कहा और मेजबान से उसने मेहमान के प्रति दया, करुणा, प्रेम और विश्वास का पाठ सीखा। एक नया तजुर्बा, एक नया अनुभव हासिल किया उसने भी। और पांचवां व्यक्ति, वो सही मार्ग पर जाकर सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो अब समझ में आया कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता। हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा, सही हुआ या गलत, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने जिस राह, जिस मार्ग, जिस विकल्प को चुना, उस पर चलकर हमने क्या सीखा, क्या अनुभव, क्या तजुर्बा हासिल किया हमने। क्योंकि जीवन का हर तजुर्बा हमें कुछ सिखाता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस तजुर्बे का उपयोग हम सही के लिए करते हैं या गलत के लिए। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो, कभी कुछ ऐसा हो जिसे सोचकर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, सही नहीं हुआ है, तो हतोत्साहित मत होना। हौसला बनाए रखना, सबूरी रखना, क्योंकि जीवन का ये बुरा तजुर्बा भी तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान, पहले से अधिक समझदार बनाएगा। तुम्हें जीवन की आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस देगा ये बुरा तजुर्बा। हिम्मत मत हारना, सबूरी रखना। सुमित्रा, सुमित्रा क्या हुआ तुझे? आई क्या हो गया तुम्हें? आई आंखें खोलो, उठो आई। क्या हुआ तुम्हें? सुमित्रा, आई उठो आई, क्या हुआ तुम्हें? आई आंखें खोलो आई, क्या हुआ है तुम्हें? क्या चिल्ला रही है तू? जा जल्दी से पानी लेकर आ। सुमित्रा, सुमित्रा उठो ना। ला ला, तुझे नहीं आएगा। आई तुम ठीक हो ना? बेचारी। आई क्या हो गया था तुम्हें? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो ना अभी? फिर चलो साई के पास चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है साई के पास जाने की। उसने कहा ना कि वो ठीक है, मतलब ठीक है। लेकिन साई एक बार आई को देखकर बता देंगे कि कहीं उन्हें कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है ना? अरे मैं तुझे बताती हूँ कि उसे क्या परेशानी है। जवान बेटी की माँ को एक ही परेशानी होती है, अपनी बेटी की शादी की। ये चक्कर आना, ये कमजोरी, ये सब कुछ क्यों है पता है? क्योंकि सुमित्रा ना बहुत सारी बातें अपने मन में ही दबा कर बैठी है, तुझे कुछ बताती नहीं है। लेकिन सच ये है कि उसे ना तेरे भविष्य की चिंता है। क्या करके ऐसे करती है? ओ हो, अगर सच सुनना नहीं है तो पूछती क्यों है?
तेरे मुंह बनाने से तेरी आय की चिंता दूर नहीं हो जाएगी, समझी? कभी खुद को अपनी आय की जगह पर रखकर देख, तब पता चलेगा। ये बेचारी एक अकेली माँ है, तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में उसने अपनी जिंदगी झोंक दी है, फिर भी इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। अभी भी तेरी शादी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और तू है कि पता नहीं कहाँ की राजकुमारी आ गई है। तुझे ऐसा लगता है कि कोई सफेद घोड़े पर एक राजकुमार आएगा और ब्याह करके तुझे शादी करके उठा कर ले जाएगा? तुझे ऐसा लगता है? अरे अपनी माँ के बारे में सोच, सपनों की दुनिया में से जमीन पर आ, शादी के लिए हाँ कह दे और अपनी आय को इस परेशानी और चिंता में से मुक्त कर। शांता अक्का बिल्कुल सही बोल रही है जिप्री। और इस रिश्ते में खोट क्या है, क्या कमी है? तूने तो खुद वो खत पढ़ा था ना, वो लड़का तेरे साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेगा। तू मेरे लिए परेशान है ना, तो जब अब मेरी भी देखभाल हो रही है तो क्या चिंता है? हाँ बोल दे, मान जा। इतनी जल्दी क्या है आई? झिपरी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। अगर तुझे वाकई मेरी चिंता है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। तुझे मेरी कसम है। अगर अगर तुम यही चाहती हो तो? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब मुझ पर पैसों की बारिश होगी। भिक्षाम दे। मैं कब से भूखा प्यासा उनका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और उनका कोई अता पता ही नहीं है। राम जी भला करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका काम हो गया तो वो अपनी बात से मुकर गई? क्या मैं वापस उनके घर जाकर पता करूं? नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भी ना बताऊं, ना ही किसी से पूछताछ करूं। अगर मुझे वहां देख लिया तो भड़क जाएंगी वो, और पता चला फिर एक फूटी कौड़ी भी ना मिली मुझे। क्या करूं? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए धन घटे, कह गए दास कबीर। बैठे रहो और इस पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आप साई है ना? हाँ, काफी थके हुए लग रहे हो, भूख भी लगी होगी। ये लो, खाओ।
और केले हैं आपके पास? नहीं, केला तो नहीं है, पर अमरूद है। ये लो। लोगों को दूसरे के समय की कदर ही नहीं है। अक्सर हमें भी वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। मतलब? कुछ नहीं। इससे पहले तुम्हें कभी शिरडी में नहीं देखा। नए आए हो? दूसरे गांव से यहाँ कमाने के लिए आया हूँ। शिरडी के एक साहूकार ने मुझे कुछ समय के लिए मजदूरी पर रखा है। अरे उस फकीर के साथ क्या कर रहा है ये मूर्ख? कहीं मृदुल ने मेरी योजना के बारे में सचमुच उस फकीर को बता तो नहीं दिया होगा? तो फिर यहाँ मंदिर के पास क्या कर रहे हो? किसी से मिलना था। लेकिन आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपको चोर उचक्का लगता हूँ? नहीं, चोर उचक्का नहीं, लेकिन एक भटके हुए राहगीर लगते हो जिसे उसकी सही दिशा नहीं मिल रही है। मुझे मेरा रास्ता मालूम है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगर कभी मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद करना। राम जी भला करें। हम बचपन से देखते आए हैं कि शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। आई को भी अपना मायका छोड़ के बाबा के घर आना पड़ा, लेकिन कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम भी हमें छोड़ के चली जाओगी। क्यों केशव? केशव, जिप्री, क्या तुम सच में इस रिश्ते से खुश हो? सच कहूं तो मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ साई है, मेरी दोस्त है। मेरी दुनिया शिरडी में ही बसी है। लेकिन आई की चिंता इस रिश्ते से दूर हो जाएगी, तो इसलिए उनके लिए मैं ये शादी करूंगी। जिप्री, जिप्री, मैं द्वारका माई जा रही हूँ साई को तेरे रिश्ते के बारे में बताने। बहुत मानते हैं वो तुझे। चल तू भी चल के उनका आशीर्वाद ले ले। हाँ, मैं चलती हूँ। चल। केशव, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक हो ना? तात्या, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिप्री की आत्या, मेरा जो उनके साथ अनुभव रहा उसके आधार पर कह रहा हूं, वो बहुत स्वार्थी औरत है और मुझे उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं यही सोच रहा था कि जब वो खुद ऐसी हैं तो फिर उनका लाया हुआ रिश्ता भगवान जाने कैसा होगा। क्या कर रहा था? हाँ, क्यों उस फकीर से बात कर रहा था? पता है कितना चतुर है वो साईं। उसे जरा भी भनक लग गई ना मेरी योजना के बारे में तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा वो। हाँ, काफी पूछताछ कर रहे थे। हाँ? लेकिन मैंने उन्हें कुछ मालूम नहीं होने दिया। अच्छा किया। अब ना तुझे और एक खत लिखना है। उसमें लिखना है कि काम हो गया है, शादी की तैयारियां शुरू करो। वो खत लेकर तू पुतम्बा गांव जाना। वहां जाकर किसी को भी पूछेगा ना कि धुंडी का घर कहाँ है तो कोई भी तुझे बता देगा। और वो खत ना धुंडी को ही देना, ठीक है? ठीक है। मेरी बाली
कौन सी बाली? अरे हाँ, तेरी बाली ना दूंगी ना, क्यों नहीं दूंगी बाली, लेकिन पहले काम तो खत्म हो जाने दे। बाली 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 देगी मेरी जूती। अब तो देने के नहीं, धन लेने की बारी आई है। हाय बस। साईं, 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी प्रज्ञा की शादी है। मैं चाहती हूँ आप इसकी शादी में जरूर आए और उसे आशीर्वाद दें। साईं, किस्मत का खेल भी कितना निराला है ना जिप्री। 2 दिन पहले प्रज्ञा की आई मुझे ताना दे रही थी कि मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए थी, और आज देख, आज हम साई को तेरे रिश्ते के बारे में बताने आए हैं। अपने होने वाले दामाद के बारे में सब ठीक तरीके से पता किया है ना, कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, चाल चलन, उसका काम धाम, सब ठीक देखा है ना? ताकि ये पता चल सके कि वो आपकी बेटी के लायक है भी या नहीं। मिली है ना आप उससे? जी साईं, सब कुछ पता किया है। लड़का तो खुद अपने परिवार के साथ मेरी प्रज्ञा को देखने आया था और हमें तो पहली नजर में ही भाग गया, और उन्हें भी हमारी प्रज्ञा बहुत पसंद आई। साईं, लेकिन साईं, हाँ बोलने से पहले हमने कुछ समय मांगा, और उसी बीच इसके पापा लड़के के गांव का एक चक्कर लगा आए, और वहां पर जाकर लोगों से चुपचाप पूछताछ की कि लड़का कैसा है, क्या चाल चलन है, और उसका परिवार कैसा है। पूरी तसल्ली की है साईं, तभी जाकर हाँ कहा है। इकलौती बेटी है हमारी साईं, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी सौंप देंगे। बेटी है, कोई बला नहीं कि जिसे टालने के लिए हम कुछ भी कर देंगे। चल जिप्री। क्या हुआ आई? हम तो साई से मिलने आए थे ना। तूने सुना नहीं साई ने अभी अभी क्या कहा प्रज्ञा की आई से? अगर हम लोग अंदर गए और तुम्हारी शादी तय होने का शुभ समाचार साई को दिया तो साई मुझसे भी यही सवाल करेंगे। तो मैं क्या कहूंगी साई से? मुझे तो लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या बोलूंगी? पता करना तो दूर, मैंने तो लड़के को देखा भी नहीं है। साई की बात 16 आने सच है। लड़के के बारे में कुछ भी जाने बिना मैं तेरी शादी नहीं करूंगी। लड़के के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही हम साई को बताएंगे। चल जिप्री, अभी घर चलते हैं। चल। देखना तो पड़ेगा ना, जिप्री के बाबा नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं अपनी बेटी से पिंड छुड़ाने के लिए उसकी शादी नहीं कर रही हूँ। मैं लड़के को देखे परखे बिना इसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? बस बना दिया ना मुझे पराया। नहीं है ना मुझ पर विश्वास? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है।
इससे अच्छा रिश्ता जिप्री के लिए नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तूने भी तो सुना था ना कि खत में क्या लिखा था, ऐसे प्रस्ताव बार बार नहीं आते हैं। अरे लड़का भी अच्छा है, पैसे वाले भी हैं, खानदान भी अच्छा है, संस्कारी भी है, तेरा भी ख्याल रखेंगे, और क्या चाहिए तुझे? हाँ शांता अक्का, आप मेरी चिंता समझने की कोशिश कीजिए ना। अब किस बात की चिंता? चिंता तो होगी ना। अब ये कहां से टपक पड़ी? सुमित्रा माँ है झिपरी की, और ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं हाँ, जो लड़के को देखे बिना ही अपनी लड़की का रिश्ता कर देते हैं। आज मैं इसकी मनमानी चलने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी चिंता खूब समझती हूँ मैं। आखिर तुमने जिप्री की शादी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी जो ली है ना? सही बात। तो सुमित्रा के कान भरने के पीछे तुम्हारी कहीं ये मंशा तो नहीं है कि ये रिश्ता टूट जाए और तुम्हारा खर्चा बच जाए? अक्का ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइजा अक्का मेरी तरह जिप्री का भला चाहती हैं। तो मैं क्या उसका बुरा चाहती हूँ? मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? अरे आत्या हूँ मैं, उसकी आत्या। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, अमीर है। यहाँ बुलाकर उसे कहाँ बिठाएंगे? ये गोबर के घर में या फिर ये उपलों की सेज पर? वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तो वहां जा सकते हैं ना। झिपरी को बेटी माना है मैंने, इसकी शादी हम करेंगे। फिर चाहे इसके लिए हमें कितने भी पैसे खर्च करने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तात्या के बाबा भी जाएंगे हमारे साथ, वो मिलेंगे लड़के से, और इसी बहाने हम लड़के के परिवार से मिलेंगे, उसका घर भी देख पाएंगे। और अगर हमें वहां सब कुछ उतना ही अच्छा लगा जितना आप कह रही हैं, तो हम रिश्ता वहीं पक्का कर लेंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ये लोग वहां गए तो सच सामने आ जाएगा और मेरे पैसे गए। आप उनके घर का पता दीजिए, हम लोग कल ही वहां जाएंगे। नहीं, अब तो ये साफ हो गया है कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन गलती सारी मेरी है कि मैंने झिपरी की भलाई के बारे में सोचा, उसका हित करना चाहा। लेकिन एक बात का मुझे पता चल गया है कि भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं नहीं अक्का, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस। क्या तुम क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसी मेरी उम्र नहीं हुई है। तुम लोगों की जिद है तो मैं लड़के को यहाँ बुला लेती हूँ, ताकि तुम जिप्री की असली माँ लड़के की जांच पड़ताल कर लो। बस खुश। लेकिन आज तूने मुझे एहसास करवाई दिया सुमित्रा कि तू मुझ पर कितना भरोसा करती है। अब भी तू पुरानी बातों को भूली नहीं है। हाँ सुमित्रा, जब भी वो लड़का यहाँ आए मुझे खबर भिजवा देना। तात्या के बाबा और मैं भी उससे मिल लेंगे। जी। साईं, आपको तो पता ही होगा, जिप्री की आत्या उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई हैं और जिप्री ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है, पर हमें बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, लक्ष्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी और मुझे बताया भी नहीं?
लेकिन उसकी आयु से लेकर आई थी आपके पास, आपको बताने के लिए। आई होगी, पर मुझसे तो नहीं मिली। खैर, आने दो लक्ष्मी को, लेता हूं उसकी खबर। साईं, मुझे जिपरी की चिंता है, क्योंकि उसकी आत्या से मिला हूं मैं। वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मुझे शक हो रहा है उनके लायक रिश्ते पर। और वो एक अच्छी औरत तो बिल्कुल नहीं है साईं। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो जिस परिवेश में रहता है, उसे जीवन में जो अनुभव मिलते हैं, उसी के अनुसार ढल जाता है इंसान। अर्थात परिस्थितियां ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। जैसे जिसके कर्म होंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। साईं, हमेशा की तरह हमें आपकी बात एक बार में समझ नहीं आई। बैठो। ये आलू देख रहे हो? ये अभी खेत से आया है, इसलिए ये कड़ा है, सख्त है। लेकिन जब हम इसे पानी में उबालते हैं तो क्या होता है? ये देखो, मुलायम हो जाता है ये। अब कौन सा आलू कितनी देर में मुलायम होगा, ये आलू के आकार और पानी के तापमान पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी होता है। जब हमारा जन्म होता है तो हम सब लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता हम में। लेकिन जिस माहौल, जिस परिवेश में हमारी परवरिश होती है, जो शिक्षा, जो संस्कार हमें मिलते हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं, हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इंसान बुरा है। याद करो केशव, तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। जब तुम विदेश से पढ़ के आए थे तो अपने हालात से मजबूर थे तुम, पर जब कोई दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला मिला तो तुम्हारी भी परिस्थिति में सुधार आया। अब रही बात लक्ष्मी की शादी की, तो उसने भी यह फैसला हालात के मुताबिक ही किया होगा। अब उसका फैसला सही है या गलत, ये तो आने वाले समय में उसे अपने अनुभव से ही पता चलेगा। सच है कि हम अनुभव से ही सीखते हैं, समझदार बनते हैं, हमें सबक मिलता है, भले ही सबक अच्छा हो या बुरा। अगर कोई साथ देने वाला हो तो कठिन से कठिन सबक सीखना भी थोड़ा आसान हो जाता है। याद करो तात्या, अगर लक्ष्मी तुम्हें नहीं बचाती तो सांप ने तुम्हें डस लिया होता। अब तुम्हारी बारी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साईं? क्या होने वाला जिपरी के साथ? वादा करो मुझसे कि तुम लोग हर परिस्थिति में उसका साथ दोगे। भले ही मैं वहां रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम लोग उसका साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ साईं, हम वादा करते हैं। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हो रहा था और उस बाइसा ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अब क्या करूं? सुमित्रा को बोल तो दिया है कि लड़का आ जाएगा, लेकिन कैसे? अरे मोहन, कैसे हो? अच्छा हूँ। और ये तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? दुकान जा रहा था,
और ये जिद करने लगा कि साथ चलूंगा, और ऊपर से कपड़े भी मेरे जैसे पहनेगा, और इसकी माँ ने पहना भी दिए। बिल्कुल अपने बाबा जैसा दिख रहा है, पर दुकान जाकर अपने बाबा की तरह ग्राहकों से लड़ाई मत करना। क्या क्या यार चंदू, कम से कम बेटे के सामने तो मेरी इज्जत कर। चल चलो। हाँ? क्या तरकीब ढूंढी है तूने शांता, अब आएगा मजा। आजी ने कहा कि आप लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। अभी अभी मंडी से आया हूँ, आज सारा अनाज बिक गया, एक भी बोरी वापस नहीं लाया हूँ। ये लीजिए पैसे। इसे जाकर अपनी आजी को दे देना, हमें कुछ और समय लगेगा। चिपरी के शादी के लिए लड़का देखने आया है, उससे ही बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अब तुम घर जाओ, हम आते हैं। पूछिए ना, जो पूछना है वो पूछिए। आपका नाम? जी ढोंडी। कहाँ तक पढ़े हो? 4वीं तक पढ़ा हूँ। गांव के पाठशाला में 5वीं नहीं थी, इसलिए आगे पढ़ नहीं सका। अब पिताजी के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाता हूँ। कारोबार क्या है आपका? जी हम लोग किसान हैं। गांव में हमारी खेती है और कुछ घर हैं जो हमने किराए पर दे रखे हैं। फिर तो तुम अपने पिताजी से बहुत करीब होगे, बहुत लगाव होगा तुम्हें उनसे, है ना? पिताजी के करीब तो हूँ, लेकिन माँ से लगाव अधिक था मेरा। पिछले साल ही वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद उस दिन से आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मुझे उनकी याद नहीं आई। माफ करना, हम नहीं जानते थे इसके बारे में। बहुत दुख हुआ हमें सुनकर। सुमित्रा वाहिनी। ए सुमित्रा, बारा। अरे जब लड़की देखने आए हो तो एक बार उसे देख तो लो। बड़ा शर्मीला है हमारा ढोंडी, और नेक भी। अक्का,
आप बिल्कुल सही थी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे खाली खाली, अरे सुमित्रा खड़ी है क्या? सबका मुंह मीठा करवा, तेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, अभी शगुन की मिठाई लेके आती हूँ। शगुन से याद आया, पिताजी ने भी शगुन भिजवाया है। अच्छा, कहाँ है? ले आओ। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ। कितनी देर लगा रहे, जल्दी लाओ। रखो 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 सब। अक्का, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? अरे कैसे ले सकते हैं मतलब? तेरे लिए थोड़ी भेजा है, ढूंढी के पिताजी ने उनके घर की होने वाली बहू के लिए भेजा है, तेरे लिए नहीं भेजा है। और पिताजी ने संदेश भी भेजा है। हाँ, क्या 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 क्या? उन्होंने पंडित जी से बात कर ली है, शादी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 3 दिन बाद का है, तो वो चाहते हैं कि शादी तभी हो। वाह, 3 दिन बाद? पर इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? वो भी लड़की की शादी की। हाँ, 3 दिन तो बहुत जल्दी है। अरे अब ये क्या नया बखेड़ा है? तुम लोग तो लड़के वालों से भी ज्यादा नखरे दिखा रहे हो। पहले कहा कि लड़के को देखना है, उसे परखना है, उससे बातें करनी है। अब जब रिश्ता पक्का हो ही गया है तो ये नौटंकी क्यों? अरे 3 दिन के बाद अगर मुहूर्त सबसे अच्छा है तो शादी कर लेने में हर्जी क्या है? अक्का, लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां? अरे तुझे कहाँ तैयारी करनी है? आधी से ज्यादा तैयारियां तो ढूंढी के पिताजी ने करके भेज दी है। ये देख, जेवर है, कपड़े हैं, फल है, मिठाई है, सबको तो भेज दिया है। और क्या चाहिए तुझे? हाँ, अरे ऐसा रिश्ता तो नसीब वालों को ही मिलता है। ठीक है अक्का, शादी 3 दिन बाद ही करेंगे। 3 दिन में शादी? क्या मैं सच में शिरडी में बस 3 दिनों की मेहमान हूँ? मतलब 3 दिन के बाद मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगी अपने साईं को। अरे तू खड़ी क्या है? मुंह मीठा करवा इसका। ले ले बेटा, खा, खाई। हाँ, अब मैं माला माल हो जाऊंगी।
अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। मुझे घर चलना चाहिए। पिताजी को सूचित करना है कि वो भी शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर दें। अब हम भी चलते हैं। झिपरी की शादी की तैयारियां जो करनी है, अपनी बेटी की शादी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए मैं आपको बस्ती तक छोड़ देती हूँ, इस बहाने आपसे थोड़ी और बातचीत हो जाएगी। क्या वाकई में ये सच होने वाला है? 3 दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए शिरडी छोड़ दूंगी। साईं को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी मैं। मेरे दिन की शुरुआत तो उसके आशीर्वाद के साथ ही होती है। झिपरी, देख हम लोग शादी शादी खेल रहे अपने गुड़े और गुड़ियों के साथ। मैं अपने गुड़िया की शादी करा रही हूँ। क्या तू मेरी गुड़िया की मौसी बनेगी? बनेगी ना? तुम लोग खेलो, मुझे उपले बेचने जाना है और उसके बाद पाठशाला भी जाना है। मुझे शादी वादी का खेल बिल्कुल नहीं पसंद। कैसी लड़की है तू, शादी का खेल नहीं पसंद? मैं कैसी भी रहूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? जरूरी नहीं कि हर किसी को एक ही जैसी चीज पसंद हो। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी करो दिल से करो। वो करो जिसे करके तुम्हें खुशी मिले, संतुष्टि मिले। साईं, मेरी मदद करो, मुझे राह दिखाओ। मुझे क्या करना चाहिए बताओ साईं। अरे चलो, आज मुझे जल्दी पहुंचना है। अरे चलो। अरे आज मुझे जल्दी पहुंचना है और तुम रुको। इन बेजुबानों पर जुल्म क्यों ढा रहे हो तुम? जुल्म नहीं कर रहा हूँ। मेरी आई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। ये बैल है कि आज ही सब नखरे दिखा रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना, उसे तकलीफ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये भी हमारी तरह है, इन्हें भी तकलीफ होती है, दर्द होता है इन्हें। और तुम ये भूल कैसे सकते हो कि ये तुम्हारे लिए काम करते हैं? न दिन देखते हैं न रात, न धूप न बारिश, न कंकड़ पत्थर न मिट्टी, बस तुम्हारे इशारे पर चलते जाते हैं। पेट भरते हैं तुम्हारे परिवार का। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इनका। बजाय शुक्रगुजार होने के तुम इन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हो।
खिलाने वाले हाथों को काटा नहीं करते। आप सही कह रहे हैं। ये अपनी आई को दे देना और इन बैलों को पानी पिलाओ। जी। तुम रहमदिल इंसान लगते हो। बैलों पर जुल्म होता देखकर तुम्हें बुरा लग रहा था, परेशान हो रहे थे तुम, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? जी वो मैं किसी पर जुल्म होता देखकर, अत्याचार होता देखकर, अन्याय होता देखकर चुप रहना, कुछ ना कहना, अपनी आंखें मूंद लेना, इससे तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उस पाप, उस अत्याचार में तुम भी सहभागी हो जाते हो। इतने सारे पैसे, हाय मैं तो अमीर हो गई, कितनी अमीर हो गई। उम्मीद से भी ज्यादा मिला है मुझे। मैंने जो मांगा भगवान ने उससे कहीं ज्यादा दे दिया मुझे। छिपरी कहाँ जा रही है और किस सोच में डूबी है? कुछ नहीं आई, मैं ये सोच रही थी कि अब तो हम साई के पास जा सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, चल अभी चलते, चल। मैं तो भूल ही गई, चल 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 मैं बताती हूँ, तू चल। मैं इसे अंदर रख देती हूँ। साई के लिए मिठाई ले लेती हूँ। हे भगवान, तूने जिब्री को कितना अच्छा वर और घर दिया है। इन लोगों के साथ रिश्ता तोड़कर रखने का मुझे इतने सालों से बेहद दुख था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जिब्री का इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता करवाकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। उन खोए हुए दिनों की, महीनों की, सालों की भरपाई करने का मौका दे दिया आपने मुझे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांता अक्का। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। शांता अक्का, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है हम उसके लिए आपके एहसानमंद हैं। हमारा रोम रोम आपका ऋणी है। कैसी बातें कर रही है तू? अरे इतने सारे सिक्के नीचे क्यों बिखरे हुए हैं? मैं इन्हें समेट लेती हूँ।
इस सयानी ने पैसे और सामानों को ठीक ठीक से देख लिया है। इसकी नजर से एक भी सामान या सिक्का इधर से उधर हुआ तो ये जान जाएगी। लेकिन तू क्यों घबरा रही है शांता? बाद में तो ये सब तेरा ही होने वाला है। अक्का, हम साईं को मिठाई देकर आते हैं। चल झिपरी, चल। चलो मैं एक और चुटकुला सुनाती हूँ। नहीं, झिपरी दीदी, दीदी अपनी साड़ी क्यों पहनी है? क्या आपकी शादी होने वाली है? हाँ गोविंदा। साई, बधाई हो, झिपरी की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चिपरी, तेरा रिश्ता पक्का भी हो गया और तूने अपने भाई को भनक तक नहीं लगने दी। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी से चर्चा करने का वक्त ही नहीं मिला। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी को इतना बड़ा खानदान मिलेगा। ये बधाई हो झिपरी दीदी, बधाई हो, बधाई हो झिपरी दीदी, बधाई हो झिपरी दीदी की शादी होगी, झिपरी दीदी की शादी होगी। जानते हैं साई, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। मैं मिली हूँ उससे, बाइजाक और पाटिल साहब भी मिले हैं। और सबसे जरूरी बात, शादी का शुभ मुहूर्त 3 दिन के बाद का निकला है, इसलिए शादी 3 दिन के बाद ही होगी। तो क्या आप 3 दिन बाद शेरी छोड़कर चली जाओगी? द्वारका में भी नहीं आओगी? अरे मैं मिठाई लेकर आई थी, सब लोग मुंह मीठा करो। लीजिए साई। जिपरी, तुम खुश तो हो ना? अरे तुम तो मुंह मीठा करो, लो लो बेटा, लो। अब्दुल, हाँ तो बच्चों, शादी के घर में सबसे ज्यादा काम धाम होता है, इसलिए तुम सब लोग मेरी मदद करोगे, ठीक है ना?
आप कौन? मैं साईं। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं। झिपरी? ये भी कोई नाम हुआ भला? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। दीदी, इतनी खुशी का मौका है, एक चुटकुला तो बनता है। एक बार एक चींटी हाथी के पास गई और बोली, देखो मना मत करना, बड़ी उम्मीद से आई हूँ, मुझे तुम्हारी कमीज चाहिए। तो हाथी ने कहा, हाँ मैं दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें चाहिए क्यों? तो चींटी बोली, कल मेरी बेटी की शादी है, अगर तुम कमीज दोगे तभी तो शामियाना लगेगा। लेकिन परी, हाथी कहाँ कमीज पहनता है? तो चींटी की भी शादी थोड़ी होती है, चुटकुले में सब चलता है। तुम्हारे चुटकुले सब बिना मतलब के। तुम बुद्धू हो। नहीं तुम बुद्धू हो। नहीं तुम बुद्धू हो। जिब्री, क्या हुआ? मैं लक्ष्मी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सरकार, मैं जाऊं, आई की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जाओ तुम। सरकार,
ढूंढी। मिल रहा है उस लड़की से? जी बाबा। कैसी लगी? शांता से यही उम्मीद थी मुझे। बाबा क्या है? ऐसा मत कीजिए बाबा। मुझे सिखाएगा तू अपने बाप को क्या करना है क्या नहीं करना है? जो मैं कर रहा हूं उसी में सबकी भलाई है, समझे? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।